नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत तरंगी में। पिछले क्लास में हमने महाजनपद के टॉपिक को स्टार्ट किया था और हमने 8 महाजनपद को कवर कर लिया था। नॉर्थ वेस्ट में अपर गंगेटिक वैली और सेंट्रल इंडिया और डाउन साउथ में जितने भी हमारे महाजनपद थे हमने उनको कवर कर लिया था। आज के क्लास में हम मिडिल गंगा वैली और ईस्टर्न इंडिया के जो महाजनपद हैं उनको पढ़ेंगे और इस तरह से हमारे टोटल जो 16 महाजनपद हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मुद्दे के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी जो भी यूपीएससी के कैंडिडेट्स हैं या जो भी जनरल एक सिटीजन है इस कंट्री के, आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से 20 जुलाई को हमारे देश में जंतर मंतर से ऑर्गेनाइज करते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च को लीड किया गया, जिसका एजेंडा था सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट तक जाना। किसी भी प्रकार के हिंसा, किसी भी प्रकार के उपद्रव को सपोर्ट करना या किसी भी प्रकार के ऐसे वायलेंट वाले एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना था। एजुकेशन सिस्टम सही में बहुत सारे लीकेजेस, बहुत सारे चैलेंजेस से आज के डेट में गुजर रहा है। हमारे देश में अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो वो बहुत ही कम है। अक्सर कई बार हम देखते हैं कि हमारे जब कैंडिडेट्स का जब रिजल्ट आता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या नीट के एग्जाम हो, जिसके ऊपर प्राइमरली जिसको फोकस करके अभी का जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हमें ये चीज सुनने को मिलता है कि वो तो पास हो गया, तुम क्यों नहीं पास हो पाए। अगर हम इस चीज को गहराई से अगर पूरे डेटा और एनालिटिक्स के बेसिस पे अगर समझे तो कई बार ये चीज हमें देखने को मिलेगा कि सिर्फ रिजेक्शन का कारण इसलिए नहीं था कि कोई कैंडिडेट 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है, बल्कि लोअर वैकेंसी, लोअर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन। पेपर का लीकेजेस हो जाना, पूरे सालों साल के मेहनत को कंप्लीटली वेस्टेज हो जाना। बहुत से मिडिल क्लास परिवार में पेरेंट्स अपना पूरा का पूरा जिंदगी लगाकर 20-20, 25-25 साल तक की मेहनत को कमाई करने के बाद में उसमें 3/4 से भी ज्यादा वो चौथाई जो अपना जो सेविंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के एजुकेशन में लगाते हैं। और उसके बाद भी जब हमें पता चलता है कि एग्जाम देने गए तो उसमें ये धांधली हो रहा है, इस प्रकार का धांधली है, तो ये अपने आप में बहुत ही चुनौती है और इसी का रिफ्लेक्शन था ये पूरा का पूरा एक प्रोटेस्ट। और चलिए, ये तो पिछले 14 या 15 दिन के जो ये प्रोटेस्ट जो चल रहा था, जो सरकार का इसमें जो रवैया था, उससे तो ये समझ में आ चुका था कि ये सरकार जो है एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चली। ठीक है, हो सकता है कि आपके कुछ अपने पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल चैलेंजेस होते हैं। एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक नेशन में पॉलिटिकल अलायंसेस को मेंटेन करना, बहुत सारी चीजों को देख के समझना पड़ता है। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ झूठे मुंह ही अगर एश्योरेंस अगर दे देते, अगर उनके साथ में बातचीत ही कर लेते, तो आप चलिए कोई मिनिस्टर ना आके किसी सेक्रेटरी को ही भेज दिया जाता, किसी बड़े लेवल के अधिकारी को ही भेज दिया जाता कि वो बात करे और हम आपके बात को पहुंचाएंगे। इससे पहले भी हमने कई सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे हैं जो कि हुए थे और उन्हें फिर बात करके, वार्तालाप करके उसको किसी तरीके से डिसेमिनेट करने का कोशिश किया गया। लेकिन खास करके जो कल का जो प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट, जो मार्च जो हुआ पार्लियामेंट की तरफ में, और उसमें जो स्टूडेंट्स के साथ में, जो कैंडिडेट्स के साथ में, जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए, जो बर्बरता दिल्ली पुलिस और माफ कीजिएगा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स, ये जो एक यूनिफॉर्म की तरफ में जो हमारा जो रवैया था, जो एक देखने का और सोचने का कि ये लोग हमारे सेवियर हैं, उस पूरे के पूरे कंसेप्ट को ही इसने बदल दिया है। लाठियों में कील लगाकर मारना, इस तरीके से घेर घेर के आप मारे जा रहे हैं, अननेसेसरी के सिचुएशंस क्रिएट किए गए। मैंने खुद वीडियो में देखा कि जनपद में एक पूरा का पूरा एक पत्थर से भरा हुआ ट्रॉली का जो गाड़ी है वो आके रात से ही लग जाता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो एक इतना हाई सेंसिटिव वाला एरिया है, जहां पे कि अगर आप कभी कनॉट प्लेस या जंतर मंतर पे अगर उतरने जाए या फिर आप पूरे चाणक्यपुरी और लोधी रोड में जाएंगे, तो इस जगह से जब आप मूव करते हुए इन पूरे एरियाज में जाएंगे तो जगह जगह पर आपको सिक्योरिटी कैमरास दिखाई देंगे। और इन सारे जोन्स में तो ऐसी गाड़ियों का मूवमेंट करना भी अलाउड नहीं होता है।
स्पेशल परमिशन से जब तक एमसीडी का परमिशन ना हो तब तक ये गाड़ी नहीं चलती। तो कैसे ऐसे पत्थर भरी हुई गाड़ी जो है वहां पर पहुंच जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता जो किया है, जो रैपिड एक्शन फोर्सेस के लोगों ने किया है, यहां तक कि बड़े उम्र के, चलिए फिर भी होता है कि एक बात समझते हैं कि चलिए आपने मर्दों को, मेंस के ऊपर आपने लाठी चार्ज कर दिया, आप वुमेन्स के ऊपर 14-14, 15-15 साल के बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं। आप ये बात रीजन देने का कोशिश करेंगे कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था, हमें तो हम मजबूर थे कि हम क्या कर सकते थे। मैं आप सभी जितने भी वहां पर पर्सनल ड्यूटी पे थे, जितने भी लोग जवान ड्यूटी कर रहे थे, और खास करके जो सिविल सर्वेंट जो वहां पे जो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके जाते हैं या स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्लियर करके जाते हैं, मुझे ये बात आप एक बताइए कि जो लाठी का जो इंटेंसिटी है, क्या वो भी किसी और के कंट्रोल पे चलता है क्या? आप किसी को लाठी मार रहे हैं, ये आपके फील्ड क्राफ्ट में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि लाठी को किस तरीके से चलाना है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रोटेस्टर्स के ऊपर या जो लोग कर रहे हैं उनको कहाँ मारा जाता है, किस तरीके से मारा जाता है, तो क्या वो जो इंटेंसिटी है, क्या वो भी गवर्नमेंट ही आपको कंट्रोल करके बता रही है कि इसी इंटेंसिटी से मारना कि कम से कम उनका शरीर जो है वो पूरा लाल हो जाए? हाँ, आप हटा सकते हैं, आप उन्हें लाठी को हवा में भी ऐसे चलाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसे शरीर पे ही जाके, और वो भी पूरे फुल इंटेंसिटी के साथ। कई लोगों का सर फोड़ दिया गया, लोगों का, कई बच्चों का, वो चिल्ला रहे हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है, हम नॉर्मल सिर्फ और सिर्फ इस चीज के साथ में ज्वाइन करने में लगे हुए हैं, और फिर भी उन्हें इतना बर्बरता से मारा गया है। ये कहीं से भी एक सिविलाइज्ड और एक डेमोक्रेटिक नेशन को नहीं दिखाता है। ये कहीं से भी शो नहीं करता है, जो पूरा हम इथिक्स के पेपर को पढ़ाते हैं, इथिक्स के पेपर को समझाते हैं, और उसमें एक पीपल लेड और एक पीपल सेंट्रिक पुलिस के बारे में बात करते हैं, एक पीपल सेंट्रिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ये पूरा का पूरा उससे कंप्लीटली डिफर करता है। ये जो एक्शंस लिया गया है, मुझे शर्म आता है बोलते हुए कि कई सारे पुलिस पर्सोनेल्स का ऐसा ऐसा वीडियो अवेलेबल है, और प्लीज मुझे ये झूठ बोलने का कोशिश मत कीजिएगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर जनरेट किया हुआ वीडियोस है। ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर भी जानबूझकर स्टिक को उसके ऊपर फोकस करके और जेस्चर्स किए जा रहे हैं, उसको उनको छुआ जा रहा है, उनको अभद्र लैंग्वेज और अभद्र वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आप ये बताना चाहते हैं कि इसी तरीके के ट्रेनिंग्स और इसी तरीके की व्यवस्था आप लोगों को पीटीएस में दिया जाता है? पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में यही बात सिखाया जाता है। ये कोई टेररिस्ट नहीं थे, ये कोई बाहर से आए हुए कोई गुंडे मवाली नहीं थे कि जो बहुत सारे मर्डर करके आए हैं या कहीं से फिरौती है। इनका रोष था सिस्टम के प्रति, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। 12-12, 15-15 सालों से एक एग्जाम के पीछे, एक एजुकेशन व्यवस्था में रहना, और फिर जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें जब धांधली होता है, उसमें जब प्रॉब्लम वर्क आते हैं, तो उसमें आवाज अगर कोई उठाता है तो उससे क्या है, आप उसे एश्योरेंस दे सकते थे। आप एक बार एटलीस्ट अपने किसी मिनिस्टर को ये भेज के बात भी कर सकते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना लोगों को संबोधित करते हैं, तो क्या वो एक बात इस चीज को लेकर संबोधित नहीं कर सकते थे कि हाँ, आप लोग इस चीज को खत्म कीजिए, हम आपके बातों को समझ रहे हैं, हम आपके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आपके रोष को हम अंडरस्टैंड करते हैं, हमें एक बार मौका दीजिए, हम इस चीज को जरूर खत्म करेंगे। पर इसका इतना बर्बरता पूर्वक, और पुलिस के पर्सोनेल्स के, क्या आप लोगों के घर में बाल बच्चे नहीं, या कल को आपको ये गारंटेड है कि आपके बाल बच्चे जो है वो सीधा अगर एक बार नीट के एग्जाम में बैठेंगे या यूपीएससी के एग्जाम या इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो एक बार में ही मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा? ये जो हुआ है ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही निंदनीय है। इस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक नेशन में अगर हम आम यहाँ के नागरिक अगर एक रेजेड सिस्टम के बारे में अगर बात करना चाहते हैं या वार्तालाप करना चाहते हैं अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव से, तो उन्हें ये मौका जरूर देना चाहिए। वर्दी हमने पहन लिया है, हम सिविलियन सिटीजन से अलग हो चुके हैं, ये इस प्रकार के मेंटालिटी, क्या आपका जो सैलरी जो आ रहा है क्या वो इन सिविलियन सिटीजन से नहीं आता है? क्या आप जो मेडिकल फैसिलिटी लेते हैं, जो दिल्ली पुलिस जो सीजीएचएस के फैसिलिटीज को करती है, क्या वो लोगों के सिविलियन सिटीजन्स के टैक्सेशन का मनी नहीं है? क्या आपको जो सैलरी मिलता है वो नहीं है? क्या आप जो कैंटीन में जाके फैसिलिटी जो लेते हैं, क्या वो सिविलियन सिटीजन का उसमें टैक्सेशन का अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है? क्या जो
पुलिस लाइन में जो क्वार्टर्स बनाए जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, उनमें जो बिजली आता है, जो पानी आता है, क्या उसमें सिविलियन सिटीजन्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या उन लोगों का नहीं है जो कि नॉर्मल से कमाई करते हैं और उन लोगों के मदर फादर वो नहीं है उनके घर परिवार, पर फिर भी वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो डायरेक्ट टैक्स ना देते हो, पर क्या वो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं? आज के डेट में हमारा लाइफ हर एक सेकंड ट्रांजैक्शन से घिरा हुआ है और हर उस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक टैक्स है। तो कम से कम ये तो आपके अंदर में इतना इंसानियत होना चाहिए कि ठीक है, आप उसके ऊपर अगर चार्ज भी कर रहे हैं तो उसको एक तरीके से बस आपने किया और उसको बोल दिया कि हाँ बच्चों आगे निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, आगे निकल जाओ, इसमें ज्यादा देर रहने का जरूरत नहीं है, हमें दुख हो रहा है, हमें नहीं मारना चाहते, आप निकल जाओ। लेकिन आप लाठी को इस तरीके से चला रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो कोई पंचिंग बैग है, कोई उसके अंदर इमोशंस नहीं है, कोई उसके अंदर फ्लैश नहीं, पूरा अपना जैसे लग रहा है कि आपको वहीं पर अपना स्किल दिखाना है, और जिसने जितना ज्यादा स्किल दिखा दिया वो कल को कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस बन जाएगा, या फिर आपको सीधा, अगर आप एक कांस्टेबल हैं तो सीधा आपका एसआई का प्रमोशन हो जाएगा। और इस प्रमोशन को लेकर आप करेंगे क्या फिर, जब समाज में आपके लिए रिस्पेक्ट ही ना रह जाए? इस सिचुएशन को देख के मुझे एक सिचुएशन याद आता है जो कि हमारे एपिक्स में, हमारे महाग्रंथों में बताया गया कि जैसे जब चौसर का जब वो गेम जब चल रहा था और सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग, चाहे वो सामर्थ्य से, चाहे वो अपने ज्ञान से, चाहे वो अपने काबिलियत से, हर एक चीज से, चाहे भीष्म पितामह का नाम ले लीजिए, गुरु द्रोण का नाम ले लीजिए, सबके पास ज्ञान था, सामर्थ्य था। एक पितामह भीष्म चाहे तो एक बाण में सबका संहार कर सकते थे। कोई था नहीं उस पूरे के पूरे उस समय, उस पूरे के पूरे चौसर के खेल में कोई नहीं था कि जो कि उन्हें एक बार अगर उन्होंने अगर अपना शस्त्र उठा लिया तो किसी में सामर्थ्य था इतना कि कोई उन्हें हरा सके। लेकिन फिर भी आंख बंद करके अपने ही कुल की वधु को निर्वस्त्र होने की प्रक्रिया का वो पार्ट बन जाते हैं। तो आखिर इन सारी चीजों से पढ़ के हमने क्या सीखा है? केवल सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए ये कहना कि हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था, और समाज के लिए और राष्ट्र के लिए और पूरे इंसानियत के प्रति जो धर्म होता है उसको भूल जाना। आप वर्दी पहनकर भी उस धर्म को निभा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके बॉडी पे या आपके शरीर पे कोई इंटेंसिटी का स्केल नहीं लगा हुआ है। कोई आपको ऐसे नहीं पूरा, जब आपका कल को जब प्रमोशन आएगा तो हर कोई बैठ के ये नहीं देखेगा कि जितने इंटेंसिटी से आपने लाठी चार्ज किया था तो उस इंटेंसिटी के बेसिस पे ही आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन आपके टाइम पीरियड और बाकी सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके का व्यवहार शायद, और वो भी आने वाले जनरेशन के साथ में करना, जो नए बच्चे, जो जनरेशन जो आ रहे हैं, जो देश का फ्यूचर है, आप उनके साथ में अगर इस तरीके का लाठीचार्ज करेंगे तो कैसे होगा? जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि फिर आने वाले टाइम में कभी, इस आने वाले जनरेशन में कभी आपके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का इमोशंस या फीलिंग्स रह जाएगा? ये कभी भी नहीं हो पाएगा। क्यों इस तरीके का बिहेवियर करना है? आप वार्तालाप कर लेते। देयर आर मेनी अदर वेज, देयर आर मेनी अदर मीन्स जहां पे कि आप इस चीज को वार्ड ऑफ कर सकते हैं। आप अलग से प्रोपेगेंडा चला सकते थे, एक अलग से एक नैरेटिव चला सकते थे, सारी चीजों को अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा के किसी को हटा के फॉर द टाइम बिंग आप उसे हटा के रख देते। ऐसा थोड़ी है कि किसी का मिनिस्टर को अगर आप हटा देंगे तो ये गारंटेड है कि आपका पॉलिटिकल सपोर्ट ही खत्म हो जाए। और नहीं भी होता तो आप एक झूठा दिलासा ही देते, एक मैसेज ही दे दिया जाता। लेकिन ये कहना कि ये कुछ नहीं है, और जिस प्रकार से दिल्ली में लगभग बहुत सारे स्टेट से बच्चे उभर कर आए, क्यों ऐसा किया गया? क्या वो टेररिस्ट थे? क्या वो कहीं के माफिया थे? कहीं के माफिया नहीं थे, कहीं के टेररिस्ट नहीं थे। हर आम घर के वो बच्चे थे, और उनके साथ जो हुआ ये बहुत बुरा हुआ। और खास करके आज जो यूनिफॉर्म फोर्सेस ने जो अपना चेहरा दिखाया है, ये बहुत ही एक आपकी ब्लैक हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आप क्या चाहते थे कि आने वाला जनरेशन जलियांवाला बाग के कांड को भूल जाए और आप लोगों को याद रखे? क्या आप ये चाहते हैं अपने एक्शन से? तो मेरा बस इस पे यही कहना था कि जो भी ये एक्शन हुआ है, बुरा हुआ है। किसी भी प्रकार से इस गांधी के इस देश में वायलेंस को हम किसी भी तरीके से प्रेफर नहीं करते। आपके पास इतना तंत्र है, इतना मैकेनिज्म है, आप तो चाहेंगे तो वहां पर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी लेके नहीं आ सकता है उस
जंतर मंतर और उस कनॉट वाले प्लेस वाले, जब वो ऐसा जगह है, इतना वहां पे सिक्योरिटी है कि कोई अगर एक छोटा सा डिवाइस भी अगर लेके आना चाहे तो नहीं लेके आ सकता है। तो बड़े बड़े पत्थर की ट्रॉली की गाड़ी आ जाना और फिर ये कहना कि वहां पे पथराव हो रहा है, एक दिन पहले से हटता है, वहां पे कोई भी टीयर गैस का कोई यूनिट नहीं था, कोई भी वहां पे वाटर कैनन के कोई वहां पे ब्रिगेड्स नहीं थे, सब आ जाते हैं वहां पे, प्रेजेंट हो जाते हैं। ये तो सोचा समझा एक चाल और एक साजिश के तौर पर दिखता है, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे सिर्फ और सिर्फ आने वाले जनरेशन में आप और भी उनके अंदर नफरत और घृणा भरते जाएंगे। इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन ये पॉलिटिकल एडवाइस दे रहा है। अब या तो एडवाइस जो आपको दे रहा है वो तो सीधा सीधा आपके डिक्लाइन के लिए ही आपको एडवाइस दे रहा है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ राइज। तो जैसा ये सरकार चाहे, फिर मैं लास्ट में यही कहूंगा, खास करके बहुत सारे इमोशनल वीडियोस भी इसमें देखने को मिले। एक छोटी सी एक कैंडिडेट का, बहुत कम उम्र की कैंडिडेट का एक वीडियो भी आया, और वो कहते कहते वो रोने लगे कि क्या मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। इन पुलिस वालों के एक्शंस को देख के लगा कि आखिर जाना किस लिए चाहिए। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव इंप्रेशन, एक नेगेटिव परसेप्शन दे रहा है। चैलेंजेस होते हैं, हमेशा डेमोक्रेसी में चैलेंज रहेंगे, हमारे डाइवर्स कंट्री में चैलेंजेस रहेंगे, पर इस तरह से अगर हम वायलेंस का इस्तेमाल करके अगर हम उन चैलेंजेस को अगर टैकल करेंगे तो ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आने वाले जनरेशन, उनके फैमिलीज, उनके मेंबर्स, सब में रोष हो जाएगा, और उस पॉलिटिकल पार्टी का डिक्लाइन होना बहुत ज्यादा निश्चित हो जाता है। अब बहुत ज्यादा देर तक फिर टिक पाना भी मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार खुद आगे आए, इंस्टीट्यूशंस, आपके पास में एक्सपीरियंस है, आपके पास में प्रोफेशनल नॉलेज है, प्रोफेशनल एबिलिटी है। आप कोई सिर्फ एक अभी निकले हुए बच्चे नहीं है जो कि सिर्फ इमोशंस है। आपके पास इंटेलिजेंस है, इमोशंस है, आपके पास में तंत्र है। आप चाहे तो इसे और भी बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। और प्लीज इंश्योर कीजिए कि आने वाले टाइम में अब फिर किसी भी प्रकार का इस तरीके का वायलेंस एक्टिविटीज ना हो, और जो भी सिटीजन्स, जो भी आम सिटीजन्स इस प्रोटेस्ट में हैं, वो भी वायलेंस को किसी भी तरीके से प्रेफर ना करें। आप बैठ जाइए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप अपने वार्तालाप को रखिए, किसी भी प्रकार के अभद्र और किसी भी प्रकार के वायलेंस सिचुएशन के साथ में मत उलझिए। खास करके मेरा दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस के चीफ से रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसा काम मत कीजिए, प्लीज मत करवाइए। आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आपके पास बहुत एबिलिटी है, यू हैव मेनी अदर टैक्टिक्स अवेलेबल। आप इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, आपके पास में करोड़ों ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो कि आप डील कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन से। सो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज आप कोशिश कीजिए कि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज ना किया जाए। उनके अंदर एक एंगर को आने वाले फ्यूचर में उनके माइंड के अंदर, उनके हार्ट के अंदर में कोई एंगर का सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही मेरा मैसेज था। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 9th महाजनपद से। 8 हमने कर लिया था, तो 9वां है काशी। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये लोकेटेड कहां पर है? बिटवीन वरुण, जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड है, एंड अस्सी रिवर। आज भी आपको अस्सी घाट जो है वो दिखाई देता है अगर आप कभी बनारस के तरफ में अगर घूमने जाएंगे। तो ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। इसका कैपिटल है वाराणसी या बनारस, और ये वाराणसी जो है ये इन 2 रिवर के कॉम्बिनेशन के नाम से बना है। ठीक है, वरुण प्लस असी। ठीक है, इसके फीचर को अगर हम देखें, अब पावरफुल
and ambitious kingdom, desired political supremacy। ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। लॉन्ग रिवेलरी विथ कोसल, ये भी एक महाजनपद है जिसको नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। ओकेजनल वॉर्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट विथ अंग एंड मगध, इवेंचुअली यानी कि आगे चलकर एनेक्स्ड बाय कोसल, बाद में फिर ये कोसल किंगडम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, कौन बनता है? तो काशी। ठीक है, तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे लिखते हुए चलो। कोसल नेक्स्ट हमारा महाजनपद है। लोकेटेड इन मिडिल गैंगेटिक प्लेन। अगर इसके नेचुरल बाउंड्रीज को अगर हम देखें, ये सभी पॉइंट्स जो हैं ये आपके पीटीज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें इग्नोर ना करें, नेचुरल बाउंड्रीज खास करके। अगर देखा जाए तो अगर ये कोसल है तो इसके नॉर्थ में है नेपाल हिल्स, नॉर्थ में। इसके ईस्ट में है सदानीर, जिसे हम गंडक भी कहते हैं। ठीक है, वेस्ट में अगर हम देखें तो गोमती रिवर है। ठीक है, और अगर साउथ में देखें तो साई या फिर सर्पिका रिवर है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कोसल के बारे में। काशी को मिटा देते हैं। ये किंगडम दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है,
जिससे ये नॉर्थ एंड साउथ कोसल के नाम से जाना जाता है। और किससे डिवाइडेड था ये? सरयू रिवर से। तो सरयू रिवर कोसल किंगडम को दो पार्ट्स में डिवाइड करती थी, नॉर्दर्न कोसल और सदर्न कोसल में। ठीक है, तो फिर इसके कैपिटल्स भी हमें दो मिलेंगे। अगर दो पार्ट है तो श्रावस्ती, जो कि नॉर्थ कोसल है, और कुशावती, जो कि साउथ कोसल है। ठीक है, इस किंगडम में हमें अर्बन सेंटर्स भी देखने को मिलते हैं। अयोध्या एंड साकेत। ठीक है, कनक्वेड, काशी एंड कंट्रोल्ड शाक्य, ये क्लैंस थे जिनके ऊपर इन्होंने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो एक तरह से बुद्धिज्म के साथ में या बुद्धा के साथ में इनका रिलेशन यहां सर दिखाई देता है, किस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट किंगडम हुआ करता था। इसे नोट डाउन कर लो। इसको मिटाता हूं मैं। इंपॉर्टेंट है इसमें जो मैरिज अलायंस हमें देखने को मिलते हैं, एक तरफ है राजा प्रसेनजीत और दूसरे तरफ है बिंबिसार। बिंबिसार इज द रूलर ऑफ मगध एंड प्रसेनजीत इज द रूलर ऑफ कोसल। ठीक है, एंड he was also a contemporary of बुद्धा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें कोसल किंगडम से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं पीटी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट है वज्जी। ठीक है, लोकेशन में अगर देखा जाए तो नॉर्थ ऑफ गंगा, गंगा रिवर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। कहां पर है? ईस्टर्न इंडिया में। एंड
extended up to नेपाल हिल्स। मैं महाजनपद के मैप को यहाँ पर मैं चाहूँ तो उसको लगा सकता हूँ, जब ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं उसमें लगा सकता हूँ। लेकिन आजकल एक नया प्रॉब्लम आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, वो है कॉपीराइट का, कि अगर आपने कहीं से भी अगर उस पिक्चर को अगर उठाया, इवन अगर किसी टेक्स्ट बुक से भी अगर आप उस पिक्चर को अगर उठा लेते हैं तो कई बार चैनल के ऊपर कॉपीराइट लगा देते हैं। तो या तो जो भी आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं उसमें से मिल जाएगा, आप चाहे तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। एनसीईआरटी में भी अगर आप बुक्स को अगर आप उठाएंगे तो वो आपको इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लोकेशन से समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर किसका है। तो पढ़ते समय एक बार जरूर अपने सामने उस फिगर को रख लेना, इससे और भी ज्यादा आपका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो और भी ज्यादा क्लियर होते जाएगा। चैनल पे ना लगा पाने का मजबूरी है कि उस पे कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हम नहीं लगा सकते। ठीक है, एक्सटेंडेड अप टू नेपाल हिल्स। अगर इसके पॉलिटिकल फीचर्स को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटिकल फीचर्स, सबसे पहला तो ये किंगडम नहीं था, नॉट अ किंगडम, यानी कि मोनार्कियल सिस्टम से या फिर एक रूलर से ये इसे आइडेंटिफाई नहीं किया जाता था, बट अ कन्फेडरेसी, यानी कि ये एक गणसंघ था। ठीक है, फैमिलीज वेर इंपॉर्टेंट, नॉट वन रूलर्स आर इंपॉर्टेंट, कई सारे क्लैंस का इसमें रोल था। जो भी डिसीजंस लिए जाते थे गवर्न बाय कन्फेडरेशन ऑफ क्लैंस। ठीक है, इसको मैं कुछ क्लैंस के नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, और दोनों महावीर और बुद्ध दोनों इस कन्फेडरेसी से, इस गणसंघ से रिलेटेड थे। ठीक है, तो वज्जी जो हमें महाजनपद जो देखने को मिलता है वो इंपॉर्टेंट है कि दोनों उस टाइम के जो आइडियाज जो उभर कर आए बुद्धिज्म और जैनिज्म का, तो गवर्न बाय क्लैंस, इसमें क्लैंस के जो नाम है, जैसे वज्जी भी अपने आप में एक क्लैन है, फिर लिच्छवी एक क्लैन है, और फिर है जंत्रिका एक क्लैन है। वज्जी, लिच्छवी, विदेह, जंत्रिका, ये इंपॉर्टेंट है। कई सारे इसमें, एक तो पूरे के पूरे इस कॉन्फेडरेसी का एक कंबाइंड हमें कैपिटल देखने को मिलता है, और कई सारे जो क्लैंस हैं उनका भी हमें अलग अलग क्लैंस कैपिटल जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर कैपिटल्स में अगर देखा जाए तो जो कंबाइंड कैपिटल था वो था वैशाली, और खास करके ये वज्जी और लिच्छवीज का था। ठीक है, वैशाली है, फिर मिथिला, ये विदेह का था। आज ये जो मिथिला है ये आज के जो जनकपुर नेपाल है उसके साथ में मैच करता है। फिर कुंदग्राम जो कि जंत्रिका का था, महावीर इसी से बिलोंग करते थे। और बुद्धा इससे, गौतम बुद्ध। ठीक है,
ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना है। अगर हम इनमें मैरिज अलायंस देखें तो वज्जी, इनके किंग थे चेतका या चेतक। इनकी सिस्टर थी त्रिशला, जो महावीर की मदर थी। यानी कि वज्जी का जो रिलेशन जो है वो हमें जंत्रिका के साथ में एक मैरिज अलायंस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, त्रिशला किसकी, किंग चेतक किससे बिलोंग करते हैं, वज्जी से। और त्रिशला का शादी किससे होता है, जंत्रिका क्लैन में। ठीक है, और चेतक की ही डॉटर थी, डॉटर चिलाना, ठीक है। और इनका मैरिज किसके साथ में हुआ था, बिंबिसार के साथ में। ठीक है, और बिंबिसार मगध के रूलर। ठीक है, तो इस तरह से मैरिज अलायंसेस जो है वो हमें देखने को मिलता है इस पूरे के पूरे वज्जी के कॉन्फेडरेसी में। ठीक है, अब इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो है मल। लोकेशन इनका मिडिल गैंगेटिक प्लेन, वेस्ट ऑफ वज्जी। ये भी एक कॉन्फेडरेसी। गणसंघ ऑफ 9 क्लैंस। टू पॉलिटिकल सेंटर्स, कुशीनारा जो कि गंडक, छोटी गंडक नदी के अलोंग सिचुएटेड है, और पाबा। ठीक है, याद रखना ये पाबा जो है वो मल कॉन्फेडरेसी के साथ में या फिर मल महाजनपद के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है मगध। आज के पटना और गया को कवर करता है, पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखें तो नॉर्थ में हमें गंगा रिवर है, ईस्ट में इसके चंपा रिवर है, वेस्ट में इसके सोन रिवर है, और साउथ में विंध्यास का रेंज है। और इस तरह से इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है
कि क्यों ये सबसे पावरफुल महाजनपद उभर के आता है सभी महाजनपदों में से, और आगे चलकर एक अंपायर के फॉर्मेशन के तरफ में यहीं पर इसका सीड, जो इंडिया में हम पहली बार देखते हैं एक अंपायर फॉर्मेशन का जो सीड होता है वो यहीं पे इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, इसे ध्यान में रखना। तो मल को मैं मिटा देता हूं। इसका इनिशियल कैपिटल गिरिव्रजा या फिर राजगृह कहा जाता है, जो कि मॉडर्न राजगीर के साथ में आइडेंटिफाई होता है। और जो इनिशियल डायनेस्टी जो हमें देखने को मिलता है वो है बृहदत्त डायनेस्टी, ठीक है। इसे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बारे में हमें तो इंफॉर्मेशन और भी पीटी के पर्सपेक्टिव से मगध को और भी डिटेल से हमें पढ़ना पड़ता है, खास करके कि क्यों आखिर ये इंपॉर्टेंट महाजनपद के तौर पर उभर कर आया, कैसे इसने सारे के सारे महाजनपद को कंक्वेयर किया और एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन की तरफ में बढ़ा। तो ये हम पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक के पर्सपेक्टिव में इतने सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और भी जो होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट जो आएंगे, पूरे के पूरे डायनेस्टी को पढ़ना, फिर कौन सा कैपिटल बना, कौन सा किंगडम बना, इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे जब हम मगध के राइज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में है, मगध के बाद में आ जाते हैं हम अंग पे। ईस्टर्न मोस्ट में हमें जो देखने को मिलता है, ठीक है, कहां पर है, तो ईस्टर्न बिहार में, और सबसे ईस्टर्न में भी इसी का हमें लोकेशन देखने को मिलता है, जो कि प्रेजेंट डे भागलपुर एंड मुंगेर रीजन को कवर करता है, ठीक है, याद रखना। खास करके जो इसका जो एपी सेंटर है वो भागलपुर के अराउंड है, ठीक है। इसका कैपिटल है चंपा, और 2 रिवर से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें 2 रिवर्स देखने को मिलते हैं। वेस्ट में है चंपा और इसके नॉर्थ में है गंगा रिवर। ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, इसके चंपा और गंगा रिवर, ठीक है। तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अंग के बारे में। तो नेक्स्ट है छेदी, ये बुंदेलखंड, जो कि सेंट्रल इंडिया का रीजन है, वहां पर लोकेटेड था, और इसका कैपिटल सोथीवती नगर, ठीक है, जिसे शुक्तिमती के नाम से भी जाना जाता है।
और लास्ट है हमारा वो है वत्स। ठीक है, इसका लोकेशन साउथ ऑफ गंगा, इसका कैपिटल है कौशाम्बी, located on the right bank of यमुना रिवर, और फेमस था अपने कॉटन के टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, ये नोन था अपने रिवेलरी विथ अवंती। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। 6 का हो चुका है। तो इनके जो क्लैश थे वो इनके 2 रूलर, उदयन जो कि वत्स का रूलर था और प्रद्योत जो कि अवंती का रूलर था, इनके बीच में खास करके क्लैश एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, और इसका जो सबसे बड़ा कारण था वो था लव एंड मैरिज। उदयन जो था वो प्रद्योत की डॉटर याद रखना, वसावदत्ता, इन दोनों के बीच में लव अफेयर हुआ और फिर मैरिज होता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण रहा उदयन और प्रद्योत के बीच, यानी कि वत्स और अवंती के बीच के क्लैश होने का, कांस्टेंट वॉर में इंगेज रहने का। ठीक है, और इसके अलावा वत्स का मैरिज अलायंस उदयन का ही मैरिज अलायंस विथ अंग एंड मगध। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा 16 महाजनपद के से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। अब इसमें आपको एक बार बैकग्राउंड में जाके देखना है, सारे जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े, जितने भी महाजनपद को हमने पढ़ा, सबसे पहला उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखना है। इस क्या क्या पर्सपेक्टिव है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहला ज्योग्राफिकल लोकेशन, रिवर्स, माउंटेन्स, उनका बाइफर्केशन कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो किंग्स हैं उनका कैपिटल और उनका किसके साथ में किस प्रकार का रिवैलरी है। तीसरा उनका पॉलिटिकल नेचर कैसा है, क्या वो किंगडम है या फिर एक प्रकार से गणसंघ है। ठीक है, और चौथा किस प्रकार जो उनका आगे चलकर उनका फ्यूचर क्या रहता है। कई बार हमने ऐसे देखा कि वो पहले मोनार्की थे तो संघ में बदल गए, संघ में थे तो मोनार्की में बदल गए, या फिर किसी के साथ में उन्होंने को एक्वायर किया या वो किसी और किंगडम के पार्ट बन गए। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल हैं और पर्सपेक्टिव हैं जो कि हमें महाजनपद को पढ़ते वक्त याद रखना है। उनका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है इंडिया में, वो कहाँ पर लोकेटेड है, इन सब चीजों को याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने महाजनपद के टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद से हम अभी जो नेक्स्ट जो 2 वीडियोस आएंगे उसमें हम वैदिक एज का जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था उसे कवर करेंगे
और मेगालिथिक कल्चर से रिलेटेड जिस तरीके से मेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे कवर करेंगे। तो इसके बाद से जो 2 वीडियो होंगे यानी कि क्लास 15 और जो क्लास 16 का जो वीडियो जो आएगा वो आपका मेंस आंसर राइटिंग सीरीज का होगा। फिर उसके बाद से फिर से हम इस टॉपिक में से वापस आएंगे और आगे के तरफ में इसके पॉलिटिकल कंडीशंस में बढ़ते हुए चले जाएंगे। अभी हमें तो इसका पॉलिटिकल फीचर का एक पार्ट हुआ है, अभी हमें इनके गणसंघ को पढ़ना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे, फिर जो फॉरेस्ट टाइप थे, फिर राइज ऑफ मगध कैसे होता है और पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स को पढ़ना है। ठीक है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री इसका कंटिन्यू रहेगा, पर जो नेक्स्ट 2 वीडियोस होंगे वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आएंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके।